तो रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर इन चीजों को। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया उसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेसिएशन की डेफिनेशन क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर जीन फ्रीक्वेंसी या अगर अलील फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज आ जाएगी देन इट में रिजल्ट है स्पेसिएशन। ठीक है बेटा, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई। अब उसको हम देखेंगे कैसी चेंज आ जाती है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर ये मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज है which are residing in a certain geographical area, जो रह रहे हैं geographical area के अंदर गिवन, उनमें 80% जो जीन्स हैं एलील्स वो सेम है और 20% ऑफ एलील्स जो है वो डिफरेंट है। तो सम ऑफ हम बोलेंगे कि डिफरेंस इन एलील्स कैसे निकालोगे आप, 80 और इनका 20 जो डिफरेंट है दैट विल बी इक्वल टू 200। इसलिए हमने बोला ना जीन पूल में अगर आप सम ऑफ डिफरेंट एलील्स निकालोगे तो आपको कॉमन एलील्स जो सबों में कॉमन है और डिफरेंट एलील्स को आपस में क्या करना है, प्लस अप करना है। तो इससे आपके पास जो आ जाएगा जीन पूल के अंदर डिफरेंट एलील्स कितने हैं वो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज दिस मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि अगर हम जीन पूल की बात करेंगे, लिसन टू मी नाउ, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जीन पूल की अगर हम बात करेंगे, समझ लो एक जीन पूल है, मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस इज अ जीन पूल, यू कैन कॉल इट एज अ जीन पूल, यस, सो इट इज अ जीन पूल। अगर आप नेचर के अंदर देखोगे, नेचर के अंदर जीन पूल जो है वो अपनी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी मींस इट्स एग्जिस्टेंस, वो अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो मेंटेन करता है जीन पूल। हम ये बोलेंगे कि हमारे पास अगर ह्यूमंस जो है they cannot reproduce or they cannot have a sexual reproduction with the other species, isn't it? So we can say that reproductively they are isolated. So that is why the species जो होते हैं हमारे पास वो नेचर के अंदर इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल जो है वो मेंटेन करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे। इसीलिए हम बोलते हैं ह्यूमंस जो है दे डोंट हैव इंटरफेरेंस विद द से ह्यूमंस और monkeys and dogs they do not reproduce with each other, isn't it? Why? Because they are sexually isolated, isn't it? They cannot reproduce. That means जीन पूल, monkeys का जो जीन पूल है और dogs का जो जीन पूल है वो क्या रहता है, वो मेंटेन रहता है, एंड इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहती है। पॉइंट आप याद रखोगे। अब अगर आपसे पूछेगा कोई कि जीन पूल जो है वो अपनी इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करता है, इसके लिए बहुत चीजें रिस्पॉन्सिबल, मैं दो चीजें मैं बताऊंगा। पहला चीज ये है कि आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन क्यों करनी, दे शुड बी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ऐसा नहीं कि आइसोलेट करोगे आप लिविंग एक साथ नहीं रहेंगे, रिप्रोडक्टिवली दे शुड बी आइसोलेटेड। अगर वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहेंगे तो हमारे पास जीन पूल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, क्योंकि कोई स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई और नई स्पीशीज जो है वजूद में आ जाएगी। बात आई मेरी समझ में? तो इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन का आइसोलेशन करना है पहले। दूसरी बात यह है कि जीन पूल के अंदर हमें क्या करानी है, हमें रैंडम मैटिंग करानी है। अगर रैंडम मैटिंग होगी बिटवीन द मेंबर्स, बात सुनो मेरी, रैंडम मैटिंग होगी तो डिफरेंट एलील जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगे, इजंट इट? और डिफरेंट एलील जब कंबाइन होगी जीन इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। यहां हम बोलेंगे जीन पूल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, विद इन दिस जीन पूल ही रहेगा वो चेंज, वो बाहर नहीं जाएगी। अब अगर आप देखो, से फॉर इंस्टेंस अगर ये मेंबर इस जीन पूल से बाहर चला गया, पॉइंट टू बी, मैं चेंज की बात बता रहा हूं, समझ लो आप, अगर ये मेंबर इस जीन पूल से बाहर चला गया, बात आई मेरी समझ, ये जीन पूल से बाहर, इससे क्या किया यहाँ पे, ये एलील जो है ये अपने साथ लिए, लेकिन नहीं लिए। अगर ये मेंबर बाहर चला जाएगा तो एलील्स भी जाएंगे ना इसके साथ, जीन्स भी तो चले जाएंगे ना इसके साथ। अब अगर इसने रिप्रोडक्शन किसी और मेंबर के साथ की, बात आई मेरी समझ में? अब इस जीन पूल से जीन जा रहे हैं, इसका मतलब चेंज हो रहा है ना जीन पूल। मेरी बात, जीन पूल की फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है, जीन्स या एलील्स में चेंज आ रही है। समझ लो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, मैं आपको ये बताऊंगा। अगर डोमिनेंट एलील्स हमारे पास 0.5 है, मैं अभी बताऊंगा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन करता है। और रिसेसिव एलील्स भी हमारे पास क्या है, 0.5 और इक्वल टू 1 है। आप समझ लो चेंज होगी, डोमिनेंट एलील्स चले गए और रिसेसिव एलील्स भी चले गए। बात सुनो मेरी, अब चेंज हो जाएगी किसमें, जीन फ्रीक्वेंसी में या एलील फ्रीक्वेंसी में। अगर चेंज आ गई जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज रिजल्ट, स्पेसिएशन, नई स्पीशीज वजूद में आ जाएगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि जीन पूल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक
isolation of species. Which isolation? They should be isolated reproductively. मतलब रिप्रोडक्शन के कार्य वो आइसोलेट होने चाहिए. दूसरी बात, there should be random mating between the members of same species. Between the gene pool के अंदर जो members हैं, इनके बीच में random mating होनी चाहिए. ठीक है ना? और random mating से क्या होगा? Different alleles combine हो जाएंगे, isn't it? और gene integrity यहाँ हम बोलेंगे gene pool जो है वो maintain रहेगा. Random mating. बात आई मेरी सुन. अगर gene pool से, बात सुनो मेरी, कोई भी member क्या हो गया? बाहर चला गया, आइसोलेट हो गया, बाहर चला गया, बात सुनो मेरी, वो एलील्स पे ले जाए, and it is showing the mating with other species, then a new species will get formed, that result है speciation. उससे नई स्पीशीज जो है वजूद में. लेकिन नेचर के अंदर अगर हम देखें हैं कि जीन पूल जो है वो अपनी इंटीग्रिटी जो है वो क्या करता है, मेंटेन करता है. सो आप लिखो इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल. Gene pool. The gene pool maintains its integrity or existence. ये भी बोल सकते ना. The gene pool maintains its integrity or existence in nature. It can be done through पहला isolation of species. That means reproduction isolation. With other species. Isn't it? Second one, random mating. Between members of same species. Same species in a gene pool. उससे क्या होगा? एलील जो बाहर नहीं जाएगी. within geographical area या within gene pool रहेगी. उससे क्या होगा? उससे स्पीसीएशन नहीं होगा. अब अगर ये मेंबर बाहर चला गया, बात सुनो मेरी, इट्स हैविंग द मैटिंग विद अदर स्पीशीज, देन इट मे रिजल्ट है स्पीसीएशन. ये स्पीसीएशन करा सकता है. पॉइंट यहाँ पे याद रखो. ठीक है ना बेटा? तो मैंने ये चीज आपको बताई इसीलिए कि जीन पूल जो होता है, आप समझ लो कोई भी सर्टेन एरिया है, उसके अंदर कोई पॉपुलेशन रह रही है, कोई मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज रह रहे हैं, ठीक है ना, और उनके अंदर डिफरेंट एलील्स प्रेजेंट है, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन पूल. उनके सम अप को बोलते हैं जीन पूल. अब ये जीन पूल नेचर के अंदर अपनी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है. ठीक है ना बेटा? लेकिन अगर इससे इसके एलील्स या जीन्स में, जीन पूल के एलील्स या जीन्स में अगर फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज आ जाए, देन इट मे रिजल्ट है स्पीसीएशन. नेचर के अंदर हम देख रहे हैं जीन पूल जो है अपनी इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन करके रखता है. तो मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन ऑफ आइसोलेशन विद अदर स्पीशीज, रैंडम मैटिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज इन जीन पूल, ताकि ये एलील जो है बाहर ना चले जाए, ये मेंबर जो है बाहर ना चले जाए रिप्रोडक्शन के लिए. तो रैंडम मैटिंग शुड बी अलाउड इन जीन पूल. उससे क्या होगा, ये जो एलील्स हैं, यहाँ जो मेंबर्स है, दे विल रिमेन विद इन जीन पूल, ताकि इंटीग्रिटी जो जीन पूल की है वो क्या रहे, मेंटेन रहे. नेचर के अंदर इसलिए मेंटेन है, इसलिए सब आप देखोगे रिप्रोडक्टिवली क्या है, आइसोलेटेड है, इजंट इट? अब किसी जगह पे अगर आप देखोगे, अगर रिप्रोडक्शन आइसोलेशन ना हुई, चेंज होगी जीन पूल में, एक मेंबर चला गया दूसरे मेंबर के साथ, व्हाट, दूसरे स्पीशीज के मेंबर के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए, इफ देयर इज अ कंपैटिबिलिटी कंबाइंड, दैट में रिजल्ट है स्पीसीएशन. कोई नई स्पीशीज है वो वजूद में. ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो फिर आगे चलते हैं. हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसी के साथ ही मैं बता रहा हूं, दैट इज द हार्डी-वैनबर्ग्स प्रिंसिपल. हाईलाइट करो, हार्डी-वैनबर्ग्स प्रिंसिपल.
हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल जो है, पहला पॉइंट आप याद रखोगे, हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल हमें एक्सप्लेन करता है इंटीग्रिटी ऑफ, कहीं ना कहीं ये हमें अंडरस्टैंड कराता है इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। क्या कराता है? इज रिलेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। कौन? हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल। देखो बेटा क्या है हमारे पास हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल। क्या बता रहा है हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल? इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। याद रखोगे व्हाट इट टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। ये इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल के बारे में हमें बता रहा है, तो हम लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहोगे इसमें। इट टॉक्स अबाउट, ये किसके बारे में बता रहा है हमें? इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। ये जीन पूल की इंटीग्रिटी के बारे में हमें क्या बता रहा है? बात कर रहा है। कौन? हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल। देखो बेटा मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आप समझ लो। ये हमारे पास एक जीन पूल है, ठीक है ना बेटा? इसमें हमारे पास रह रहे मेंबर्स, जैसे हमारे पास अल्फा है, आप समझ लो। ए बी में लिखूंगा ताकि आप लोग याद रखें। ए है, बी है, सी और डी है। आप समझ लो मेंबर्स रह रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज है। दीज आर व्हाट? These are members of same species। ठीक है बेटा? हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करा रहा हूं। ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आप इन सारे मेंबर्स का क्रोमोसोम, सिर्फ आप ले लोगे क्रोमोसोम 15 इनका, क्या ले लोगे? क्रोमोसोम 15 ले लोगे इनका। समझ लो आपने क्रोमोसोम 15 लिया इनका, isn't it? किनका? इन सारे मेंबर्स का क्रोमोसोम 15 हम ले रहे हैं, मदर एंड फादर का होमोलॉग्स पे है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अलील है, हर एक में यही होगा। तो समझ लीजिए अलील यहाँ पे है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। व्हाट इज दिस? दिस इज 15th क्रोमोसोम ऑफ ऑल दीज members। What Hardy Weinberg's principle states? वो Hardy Weinberg's principle states that allele frequency remains same or is equal to 1 over generations। That means in members की जो भी जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, एक जीन पूल के अंदर जो allele frequency है, एक तो सेम रहती है और इक्वल टू 1 रहती है ओवर जनरेशंस। ये कभी चेंज नहीं हो जाती। अगर एलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, देन इट विल रिजल्ट स्पीसीज। हम क्या बता रहे हैं? हमारे पास जो हार्डी वैनबर्ग्स प्रिंसिपल है, व्हाट इट स्टेट्स, हार्डी वैनबर्ग्स स्टेट्स, इट टॉक्स अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ जीन पूल। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन अ जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी इन अ जीन पूल। ये हमें बता रहा है। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने कुछ मेंबर्स लिए, तो मैंने उन मेंबर्स का क्रोमोसोम 15 लिया। क्या लिया? आप सारे क्रोमोसोम ले सकते, मैंने 15 लिया। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे अलील्स प्रेजेंट है। अब ये अलील जो है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अलील फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास इज सेम, या अलील जो है वो सेम रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी जो सेम रहती है और इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 ओवर जनरेशंस। इसमें कोई चेंज नहीं। अगर अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज आ जाएगी, देन इट में रिजल्ट है स्पीसीज। ये तो हमें डेफिनेशन बता रहा है, स्पीसीज बता रहा है कि नहीं बता रहा? तो हम ये बोलेंगे कि हमें हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल क्या बता रहा है? वो बता रहा है अलील ओब्लिक जीन भी लिख सकते हो, अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन ए जीन पूल। ये है ना बेटा? and is equal to 1 over generations।
और जनरेशन टू जनरेशन क्या रहती है बेटा, वो 1 रहती है। तो हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल क्या बता रहा है हमें, अलील फ्रीक्वेंसी या जीन फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें क्या रहती है, इट्स कांस्टेंट। यहाँ आप लिख सकते हो ये सेम रहती है, यहाँ आप लिख सकते हो रिमेन सेम, यहाँ आप लिख सकते हो रिमेन कांस्टेंट भी वही होता है, ठीक है ना, रिमेन सेम या कांस्टेंट रहता है इन ए जीन पूल, ठीक है ना, एंड इज इक्वल टू 1 ओवर जनरेशंस। ये हमें बता रहा है कौन, हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, से फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे एक ये बता रहे हैं कि हम 15 क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो हम 15 क्रोमोसोम की बात करें तो हमारे पास जो मेंबर्स के अंदर कैपिटल ए और स्मॉल ए, इजंट इट? तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कैपिटल ए जो है आप समझ लो 0.5 है, और स्मॉल ए जो है वो भी किसके बराबर है, 0.5 के बराबर, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे 15 क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, दिस इज 0.5 and this is 0.5 and it will be equal to 1। इसका मतलब जीन फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है यहाँ 15 क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे। अगर हम ये बोलेंगे कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास एन एलील्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 रहेंगे तो हम बोलेंगे नो स्पीसिएशन, यही बोलेंगे ना बेटा, नो स्पीसिएशन। अब अगर इसमें चेंज आ गई, अगर ए एलील्स इक्वल हो गए 0.7 पॉइंट बी नोटेड और ये एलील्स हो गए 0.3, isn't it? अब चेंज आ गई फ्रीक्वेंसी में, isn't it? And it will become equal to 1, but there is a change in the gene frequency। आप देखो ये हमें होना चाहिए 0.5 0.5, लेकिन अगर चेंज आ गई क्योंकि 0.7, इसका मतलब ये एलील 0.7 हो गई और ये एलील 0.3 हो गई, it is equal to 1, but there is a change in the gene frequency। अगर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होगी then the result is स्पीसिएशन। तो हमारे पास चांसेस है किसके, स्पीसिएशन के। पॉइंट आप याद रखोगे इसमें, आप लिखो जल्दी से। तो मैंने आपको बताया कि एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो और जनरेशन एक तो 1 के बराबर रहती है और कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। तो हम ये बोलेंगे कि अगर यहाँ पे चेंज हो गई किसके अंदर, जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर, तो हम बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। व्हाट इज दिस, दिस इज जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट, बट इफ देयर इज अ चेंज देन वी कैन से जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो हमारे पास था, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो समझ लो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पीसिएशन हो जाएगी, क्योंकि जेनेटिक इक्विलिब्रियम वहां पे क्या था 0.5 प्लस 0.5 व्हाट विल बी इक्वल टू 1। तो मैंने बोला ना जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है और इक्वल टू 1 है, और व्हाट, जनरेशन। लेकिन अगर जीन फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी भी चेंज आ जाए, बात आई मेरी समझ में, इधर इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो हम ये बोलेंगे दैट में रिजल्ट है स्पीसिएशन। ये कौन बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, यहां तक लिखा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे कि अगर हमारे पास A प्लस A है, बात सुनो मेरी, एक जीन पूल के अंदर इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, तो हम ये बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तो आप क्या बोलोगे बेटा, नो स्पीसिएशन, या बोलोगे नो एवोल्यूशन। अगर हमारे पास A प्लस A है अलील की कंडीशन, किसके अंदर, जीन पूल के अंदर, जीन पूल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पे हमारे पास 0.2 हो गया प्लस हो गया 0.5 सिर्फ आ गया 0.7 हो गया, चेंज हो गई जीन फ्रीक्वेंसी में, तो हम ये बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। तो हम ये बोल सकते हैं इट में रिजल्ट एवोल्यूशन, तो एवोल्यूशन आने के चांसेस। सो इसका मतलब हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, हार्डी वैनबर्ग प्रिंसिपल ये बता रहा है हमें कि अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है या जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन है, ठीक है ना, इन ए जीन पूल, तो समझ लो फिर एवोल्यूशन नहीं होगा।
अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो हमारे पास जीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, या डिक्रीज होगी, तो हम ये बोलेंगे वहां पे क्या होगा, एवोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब देखो बेटा, अब जीन पूल के अंदर आप कैसे मेंटेन कर सकते हो किसको, इक्विलिब्रियम को, व्हाट वी रिक्वायर फॉर दैट, उसके लिए क्या करना है, कैसे मेंटेन करेंगे किसको, एलील फ्रीक्वेंसी को, उसके लिए हमें क्या करना है। सो वी हैव द विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन ए जीन पूल। पहला चीज क्या है, मैंने आपको बताया था, आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज, रिप्रोडक्शन के लिए वो आइसोलेट करने बाकी मेंबर से। दूसरा, रैंडम मैटिंग, एंड देयर शुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड, देयर शुड बी बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल नहीं होनी चाहिए, बाई पेरेंटल में देयर शुड बी अपोजिट सेक्स, इजंट इट। तो अगर ये चीजें आप दे रहे हो किसी जीन पूल को, अगर जीन पूल के अंदर ये चीजें है, तो समझ लो वहां पे जीन इंटीग्रिटी जो है, या हम बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है, वो क्या रह सकता है, वो मेंटेन रह सकता है। तो लिखो आप ये वाला पार्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड, which things are required to maintain genetic equilibrium in a gene pool। क्या क्या चीज है बेटा? पहला, there should be isolation of species। What is that? Reproduction isolation from other species, दूसरा, there should be random mating, यहां पे रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। थर्ड वन, देयर शुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सी रिप्रोडक्शन होनी चाहिए? इट विल बी बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन। तब क्या होगा मुझे बताओ? हम बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। हम बोलेंगे जीन पूल की जो इंटीग्रिटी है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अगर ये चीजें बाहर चलेगी तो जीन पूल की इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने यहां तक जो पढ़ा उसको मैं सम अप करूं एक लाइन में। देखो बेटा, मैं सम अप करता हूं, बाद में आगे चलते हैं हम। तो अगर हम इसको सम अप करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास जीन पूल है, पहला पॉइंट। हमारे पास क्या है बेटा? जीन पूल है। तो हमने बोला कि हमारे पास जीन पूल है, और जीन पूल आप जानते हो अब क्या है ना? अब इस जीन पूल के अंदर आपने देखा कि जीन पूल जो इट मेंटेन्स इट्स इंटीग्रिटी। जीन पूल जो अपनी इंटीग्रिटी जो क्या करता है? मेंटेन करता है। और इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन करता है? तो मैंने आपको बताया आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज से, और
और रैंडम मैटिंग से। तो हमने बोला जीन पूल के अंदर क्या है, सेकंड पॉइंट इंटीग्रिटी है। थर्ड हमने क्या देखा, ये अपनी इंटीग्रिटी जो है मेंटेन करता है, हमने देखा, लेकिन इसको कौन एक्सप्लेन करता है, हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल। सो हार्डी-वैनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, टॉक्स अबाउट जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन ए जीन पूल, इजंट इट। और क्या बता रहा है कि वहां पे जो जीन फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहती है और किसके बराबर रहती है। तो हमारे पास नेक्स्ट वन जो हमारे पास एक्सप्लेन्ड बाय हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। और हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल हमें क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी जो है, जीन फ्रीक्वेंसी या हम बोलेंगे एलील फ्रीक्वेंसी जो है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये बोल रहे हैं ना, रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू वन, ये बता रही है ना, एंड इक्वल टू वन ओवर जनरेशंस। ठीक है ना बेटा, ये बता रहा है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। उसके बाद साथ ही में ये भी बता रहा है कि जो जीन जो हमारे पास जेनेटिक इक्विलिब्रियम है, ये क्या रहता है, इट रिमेन्स मेंटेन। तो ये बता रहा है हमें कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है in a gene pool, remains constant बोल सकते हैं हम, या हम बोलेंगे मेंटेन्ड। अगर मेंटेन्ड रहता है तो क्या है, then there is no evolution। और दूसरी साइड में क्या बता रहे हैं, अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया इन ए जीन पूल डिस्टर्ब्ड, देन इट मे रिजल्ट एवोल्यूशन। तो उससे क्या होगा बेटा, उससे एवोल्यूशन होगा। ये चीज जो है यहां तक मैंने समझ की कि हमने देखा हमारे पास जीन पूल है, जीन पूल अपनी इंटीग्रिटी जो मेंटेन करता है बिकॉज आइसोलेशन ऑफ स्पीशीज है, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन है अदर स्पीशीज से, रैंडम मैटिंग है। यह हम एक्सप्लेन करते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जो बता रहा है जीन फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी जो है ये कांस्टेंट रहती है और इक्वल टू 1 रहती है और जनरेशंस इन ए जीन पूल। उसके बाद वो दो कंडीशंस बता रहा है, वो बता रहा है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन ए जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, या वो मेंटेन रहता है, एंड इक्वल टू 1 वही बोलता है। तो हमने बोला देयर विल बी नो एवोल्यूशन। अगर जेनेटिक इक्विलिब्रियम इन ए जीन पूल डिस्टर्ब हो जाए देन इट मे रिजल्ट इन एवोल्यूशन। तो फिर क्या होगा, फिर एवोल्यूशन होगा। कौन बता रहा है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, देखो बेटा हम बता रहे हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, इजंट इट। चलो ठीक है, कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो जीन पूल के अंदर जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, क्या क्या फोर्स है बताओ मुझे, पहले से बता दो बेटा, कौन कौन से फोर्स पढ़े हैं आप? हाँ, एक एक करके फिर बाद में देखेंगे कौन कौन से फोर्स है। पहला फोर्स है म्यूटेशन, करेगा ना जीन फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब। अगर किसी जगह पे ए था बी डाल दिया, आर डाल दिया, होगी जीन फ्रीक्वेंसी चेंज, इजंट इट। एक चीज दूसरी मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा बहुत समझाऊंगा। अगर हमारे पास ये जीन पूल है, इसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए है, समझ लो आप, कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो आप समझ लो यहाँ पे कैपिटल ए था, स्मॉल बी था, आप समझ लो फिर यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल, आप समझ लो जीन फ्रीक्वेंसी इसके अंदर कांस्टेंट है। हमने बोला ये डिलीट हो गया, इसकी जगह आर आ गया, म्यूटेशन हो,
अब मुझे बता ए की जो क्वांटिटी है वो कम हो, चेंज हो गया ना एक लिए। इसका मतलब ए जीन फ्रीक्वेंसी जो है, कैपिटल ए जीन फ्रीक्वेंसी, वो क्या होगी, वो चेंज होगी। अगर वो चेंज हो जाएगी देन इट रिजल्ट है स्पीसीशन। इसलिए तो हम बोलते हैं कि म्यूटेशन जो है, आपने पढ़ा म्यूटेशन थ्योरी में, तो म्यूटेशन क्या बता रहा है, वो इज ए मैन फोर्स फॉर एवोल्यूशन, बता रहा है कि मैं बता रहा हूं, इजंट इट। एक चीज, दूसरी चीज, सेकंड चीज जो है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। Is it responsible for that? Yes. Natural selection is responsible. क्योंकि मैंने आपको बताया, nature select is the what? The most usable variations in a population. बाकी को eliminate करता है। जब उनको select किया, उनके अंदर वो traits develop हो गए, वो नई species में convert हो। Gene flow, genetic drift. अगर किसी जीन की फ्रीक्वेंसी, किसी स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाए, मतलब कोई स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए, मे बी दैट मे गेट आइसोलेट फ्रॉम द अदर मेंबर्स एंड मे हैव रिप्रोडक्शन विद अदर मेंबर्स, मे रिजल्ट एज स्पीसीशन। तो कौन कौन सी चीजें जो हो सकती है, देखो आप, फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर change in genetic equilibrium in a gene pool. पहला क्या है, फर्स्ट थिंग म्यूटेशन, इसको हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल में, है रेस्पॉन्सिबल, मैंने बताया आपको डिटेल में। सेकंड, natural selection. Third one, gene flow. Fourth one, genetic drift. What are they responsible for? They are responsible for change in equilibrium, isn't it? Or even though we have the most important, that is the genetic recombination. Fifth one is a recombination. डिफरेंट एलील जो है कंबाइन होना, जैसे इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल, हमारे पास मियोसिस है, isn't it? आप देख रहे हो वहां पे क्या है, क्रॉसिंग हो रही है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन से क्या हो जाती है, वेरिएशन आ जाती है, और अगर वेरिएशन एक्यूमुलेट हो जाए फ्रॉम जनरेशन टू, दैट में आल्सो रिजल्ट है एवोल्यूशन। उससे भी क्या हो जाता है, नई स्पीशीज जो है वो फॉर्म हो जाती है। So these are the main forces which are responsible to disturb the equilibrium in a gene pool. One is a mutation, then natural selection, then gene pool, then genetic drift and recombination. ठीक है ना?